तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणित दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज तीसरा दिन हो गया आरएएस का इंटरव्यू चलते हुए। 21 से शुरू हुआ था, तो कल के कुछ इंटरव्यू हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ बाकी थे। तो इस स्लाइड में हम 3 इंटरव्यू देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में 3 लोगों के इंटरव्यू देखेंगे, बिकॉज मैं एक लोगों के इंटरव्यू बनाती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं एक दिन के, तो फिर मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पाती। तो एक साथ ही 3 लेने की कोशिश करूँगी, थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ और उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके अभी आरएएस के इंटरव्यू होने वाले हैं या फिर आरपीएससी में कोई अदर इंटरव्यू है, ताकि क्योंकि मेंबर्स यही रहने वाले हैं आप लोगों के भी, चाहिए वो एईएन हो या अदर किसी फील्ड का इंटरव्यू हो। तो एक मेंबर कितने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही हम देख रहे हैं कि कौन सा मेंबर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो भूपेंद्र सर का बोर्ड था, मुझे भूपेंद्र सर का बोर्ड पर्सनली बहुत पसंद है। ये बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं जाते ही, तो अभ्यर्थी अच्छे से मतलब कंफर्ट हो जाता है, फिर हम जवाब देने में भी अच्छा लगता है हमें। तो भूपेंद्र सर का बोर्ड था इनका और 25 मिनट इनका इंटरव्यू चला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका बैकग्राउंड है और झालावाड़ से बिलोंग करते हैं और हॉबी थी इनकी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ना और कैलिस्थेनिक्स ये क्या होती है मुझे नहीं पता है, तो ये इनकी हॉबी है, ठीक है। तो दोस्तों भूपेंद्र सर हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं, कब आए थे, किसके साथ आए थे, तो कब आए, है ना। फिर कैलिस्थेनिक्स भूपेंद्र सर को भी नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा कैलिस्थेनिक्स क्या है, बॉडी वेट ट्रेनिंग क्या होता है। फिर उन्होंने कैलिस्थेनिक डिटेल में बताया होगा, तो उन्होंने फिर आगे बोला बॉडी वेट ट्रेनिंग क्या है। फिर प्रेमचंद जी की कौन सी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, सबसे अच्छी कौन सी लगी, इसी से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस फिर इनसे पूछे गए, है ना। तो हॉबी में से इस तरह के क्वेश्चन पूछना बनता भी है और अपन इनमें कंफर्टेबल भी ज़्यादा होते हैं। मूवी कौन कौन सी रचनाओं पे बनी हुई है ये भी पूछते हैं। अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे मेरे लिटरेचर थी इंग्लिश बीए में, तो कि शेक्सपियर हमसे पूछते हैं फेवरेट पोइट कौन सा है, तो या तो जॉन मिल्टन या शेक्सपियर, जो भी आपका फेवरेट हो, तो ये पूछा जाता है। तो शेक्सपियर जैसे हम बोलते हैं, तो शेक्सपियर की फिर ये पूछते हैं दोस्तों, रचनाएं पूछ ली है ना उन्होंने, ओथेलो हो गए, मैकबेथ हो गई। फिर पूछते हैं कि कौन कौन सी रचनाओं पे कौन कौन सी मूवी बनी है, तो 3-4 मूवी अपने यहाँ पे बनी है उनकी रचनाओं पे, तो वो थोड़ा सा आप याद कर लेना, है ना। जैसे ओथेलो पे ओमकारा बनी है ना। मैकबेथ पे बनी है, मैं से ही कोई मूवी है जो मैकबेथ पे बनी है, ऐसे करके 3-4 मूवीज़ उन पे बनी है। तो इंग्लिश लिटरेचर वाले वो वाली देख लें। और प्रेमचंद की रचनाओं पे मूवी बनी है क्या, मुझे नहीं पता, बनी होंगी इसलिए उन्होंने पूछा है। तो हिंदी लिटरेचर वाले ऐसे क्वेश्चन देख लें, और या फिर जिनकी हॉबी है प्रेम मतलब रचनाएं पढ़ना हिंदी में, तो वो देख लें, है ना। जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते थे क्या, है ना। शायद जॉब होगी जो उन्होंने छोड़ी होगी, तो इसलिए इनसे पूछा जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते थे क्या। झालावाड़ के नेबर डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं दोस्तों, और ऐसे हमसे पूछना बनता है कि मैं सीकर से हूँ, तो सीकर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ये मुझे सपने में भी याद होना चाहिए, है ना। अफ़ीम की खेती कहाँ होती है, ये हमने पढ़ा था ना कल परसों ही, जब हमने वेब वो पढ़ा था कि वेब नेटवर्क फैला हुआ है, मतलब ये जो नशीला नेटवर्क है, कहाँ से कहाँ खेती होती है, फिर कहाँ सप्लाई होती है, सप्लाई एरिया कौन सा है, फिर सप्लाई एरिया का जो एक अलग एरिया होता है कि इसमें पुलिस आ जाए तो इधर से सप्लाई होगी, वो कौन सा है। तो वही क्वेश्चन देख लीजिए इनसे पूछे गए, है ना। जो हमने गैस किए थे करंट अफेयर पढ़ते हुए, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो मोटे मोटे मुद्दे ही तो उठाएंगे ये लोग, और कौन से उठाएंगे। हर एक न्यूज़ थोड़ी इनको याद रहती है, वही न्यूज़ याद रहेगी ना जो ज़्यादा सुर्खियों में है ना। अफ़ीम का यूज़ क्या होता है, अफ़ीम में केमिकल कौन सा होता है, पीपीपी क्या होता है, पीपीपी को कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इनके जवाबों से ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज़ करेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन राजस्थान, ये दोस्तों पूछते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर गया है ना, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि राजस्थान में कैसे कैसे बिजली आती है, सॉरी, कैसे कैसे बिजली आती है, कैसे कैसे उत्पादित होती है, और कौन से संसाधन से कितनी उत्पादित होती है। मुझसे भी पूछा गया था ये इंटरव्यू में कि सोलर से कितनी होती है ना, और वायु से कितनी होती है, ये मुझसे भी पूछा गया था। तो ये मतलब पूछ रहे हैं, जबकि मैं तो ज्योग्राफी की थी, हमारे ज्योग्राफी में भी चलते हैं, और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वालों से भी ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। और सोलर सरकार 3 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेचती है,
तो इससे पूछा होगा कि मतलब इनसे पूछा होगा कि इस पे आप क्या कहेंगे। सोलर सस्ता है तो फिर पूरा यही क्यों नहीं कर सकते, लेकिन सोलर सस्ता तो है, लेकिन सोलर जनरेट करना महंगा है। एक बार सोलर की टेक्नोलॉजी लाना महंगा है, फिर सोलर का भंडारण भी हमारे पास इतना नहीं है, उसका भंडारण किस तरह से करें, यह टेक्नोलॉजी भी अभी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। डिस्कॉम लॉस में क्यों है ना, एक ये पूछा गया है, क्योंकि डिस्कॉम अगर बिजली की बात चली है तो फिर डिस्कॉम आ ही जाता है, और डिस्कॉम हमारा सबसे ज़्यादा लॉस में चलने वाला सेक्टर है, तो वो पूछ लिया। लॉस कैसे कम करोगे। प्राइवेट डिस्कॉम क्या होता है, जेट्रोफा को हिंदी में क्या कहते हैं, और बीटेक और बीए में डिफरेंस क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन इनसे पूछे गए। इसके अलावा इनसे पूछा गया डिग्री विद ऑनर्स क्या होती है, वाटर पॉपुलेशन क्या है राजस्थान में। अब दोस्तों वाटर पॉपुलेशन वाला कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया। कल सर कटारा या राठी सर ने पूछा था, आज भूपेंद्र सर ने पूछा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना रिपीटेडली, ये आप देख लेना। राजस्थान में वाटर पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूटेंट्स, सॉरी, वाटर पोल्यूटेंट्स इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेना राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, क्यों राजस्थान में जल प्रदूषण हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप भी देख जाना, क्योंकि अक्सर ट्रेंड में जो रहते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू में वही पूछ लिए जाते हैं हमसे भी, है ना। नागौर में क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगवाई आपने, कौन सी लगवाई, दूसरी डोज लगाना ज़रूरी है क्या। तो कितने देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहली और दूसरी डोज अलग अलग लगा ले तो क्या होगा, मतलब पहली कोविशील्ड की लगा ले, दूसरी कोवैक्सीन की लगा ले, तो क्या हो जाएगा, है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, इन्होंने बोला होगा सर फिर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी और हो सकता है गलत इफेक्ट भी कर जाए, तो फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। अपन जो जवाब देते हैं उनका क्रॉस क्वेश्चन उनके पास में रहता है। और फिर जन्मजात एंटीबॉडी कोरोना से कैसे नहीं बचा रही है ना, ये भी पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में, हाँ, 2 तरह की एंटीबॉडी होती है ना दोस्तों हमारे शरीर में, ये हमारे टॉपिक मेंस में भी था। एक तो जो हमारे शरीर में जन्मजात होती है वो, और एक हम बाहर से ग्रहण करते हैं जैसे कि वैक्सीन के द्वारा, इनके द्वारा ये। तो फिर दूसरा क्वेश्चन इनसे यही आ गया कि जन्मजात जो एंटीबॉडी है वो हमें कोरोना से क्यों नहीं बचा रही है। थर्ड वेव का क्या लगता है आपको, क्या आएगी या नहीं आएगी, है ना। म्यूटेशन क्या है, तो देखो ये मैंने कितनी बार, आप ये क्वेश्चन आपको कितनी बार बताएं करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोरोना में से, वो ही पूछे जा रहे हैं। किस पार्ट में चेंज हुआ है ना। तो स्पाइक प्रोटीन वाले पार्ट में चेंज हुआ, तो कल परसों ही अपन ने डिस्कस किया था ये चीज़। वैक्सीन टाइप क्या होती है, कोविशील्ड किस टाइप की वैक्सीन है, इंटरव्यू कैसा रहा। भूपेंद्र सर हमेशा लास्ट में पूछते हैं आपको क्या लगता है आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और रेट भी करवाते हैं वो कि 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे खुद के। ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चन होता है। अब उनके सामने इतने बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हैं, क्या ही नंबर दें खुद को, लेकिन वो करवाते हैं ये भी, है ना। ये भूपेंद्र सर का है ही, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों, नाम अपन को नहीं देखना है। बोर्ड था शिव सिंह जी राठौड़ सर का। हॉबी है इनकी हिंदी नॉवेल्स पढ़ना। प्रोफेशन इनका JEN है, ये JDVVNL में, JAVENL में, मतलब बिजली विभाग में ये JEN है। ठीक है, ड्यूरेशन इनका रहा 20 से 25 मिनट, है ना, तो अच्छा ड्यूरेशन चला है। और शिव सिंह राठौड़ सर का बोर्ड था अभी। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए हमसे पिछली बार नहीं पूछ रहे थे बिल्कुल भी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लेकिन बस बोर्ड का मन होता है, इस बार पहला क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। और हमें कहा भी गया था कि जब तक आपसे ना पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एरिया का नाम बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर 10th 12th BTech और MA कहाँ से की है आपने, ये पूछा गया, है ना। ये तो पूछते ही हैं। MTech और MEMA में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया। कहाँ पोस्टेड हो, ये जॉब में है तो अभी कहाँ पोस्टेड हो। जोधपुर डिस्कॉम में मुख्य इश्यूज़ क्या है, ये पूछा गया। फिर मतलब इनकी जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन। क्रॉस इतने क्या है ये, कोर्सेज इतने कैसे बढ़े और क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर में लॉसेज लिखा हुआ है, क्योंकि जोधपुर डिस्कॉम की बात जब उन्होंने की है तो इन्होंने लॉसेज वाली बात बताई होगी कि सर घाटे में रहता है, तो फिर इनसे यही पूछा गया कि लॉसेज इतने कैसे बढ़े, इनको कैसे कम करें। फिर एग्रीकल्चर में इतने लॉस हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। डिस्कॉम को इंडस्ट्री फ्रेंडली होना चाहिए या एग्रीकल्चर फ्रेंडली, है ना, ये भी एक रीज़न पूछा। और जोधपुर के मेन इंडस्ट्रीज़ क्या है, ये इनसे पूछा गया। और फिर कोरोना में, शायद ये कोरोना है क्या,
या क्या लिखा है, राइटिंग थोड़ी मुझे कम समझ में आ रही है। में DB कॉम का योगदान क्या है, फेवरेट ऑथर कौन से हैं, तो इनका भी प्रेमचंद था। तो प्रेमचंद के पसंदीदा उपन्यास कौन से हैं, उपन्यास में प्रेमचंद के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। लव स्टोरी पे कोई उपन्यास और उस पर प्रश्न पूछे गए। बीटेक और MA करने के बाद में RS बनने का क्यों सोचा आपने, बीटेक और MA करने के बाद में RS बनने का क्यों सोचा आपने, तो ये भी जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। जोधपुर की स्थापना कब हुई, बिकॉज ये जोधपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जोधपुर के विलय का प्रश्न पूछा। जोधपुर के सबसे अच्छे शासक आपको कौन से लगते हैं और क्यों। अगर आप इतने बड़े राज्य से बिलोंग करते हैं लाइक जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, है ना, अगर इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको ये पूछा ही जाएगा, है ना, कि आपको फेवरेट शासक कौन से लगते हैं। अब हमारे सीकर में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं था तो हम तो क्या ही बताएं, है ना, आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में जोधपुर की महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी है, ठीक है। और कोरोना की सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार कौन है, तो दोस्तों जिम्मेदार दोनों ही हैं, प्रशासन प्लस जनता। प्रशासन ने ढील बरती और सख्ती में ढील दिखाई थी और चुनाव वगैरह करवा लिए, और जनता ने ढील बरती, शादियाँ वगैरह करवा ली, मास्क वगैरह भूल गए, तो दोनों ही जिम्मेदार हैं। वैक्सीन कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, तो वैक्सीन बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है अगर हम लोग जागरूक हो जाए प्लस प्रशासन सतर्क हो जाए तब। वैक्सीनेशन टाइम गैप इशू क्या है, क्योंकि लोग शुरू में दोस्तों हमें 28 दिन का टाइम गैप बता रहे थे और अब उस गैप को बढ़ा के 84 डेज़ का कर दिया गया। तो वही पूछा गया कि ये इशू आखिर है क्या, है ना। सोलर पॉलिसी में क्या बदलाव किए, है ना, तो नई सोलर पॉलिसी आई है दोस्तों, वो आपको पढ़ कर जानी है। नई विंड पॉलिसी है, नई सोलर पॉलिसी है, दोनों आपको पढ़ के जानी है। और विंड और सोलर पॉलिसी में क्या क्या टारगेट रखे गए हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। हम लोग तो इनको रट के गए थे तो आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। सोलर एनर्जी के फील्ड में चैलेंजेस क्या क्या हैं, पूरी तरह से सोलर पर जाने हेतु कोई रोड मैप है क्या, है ना, कि हम पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाए, इसके लिए आप कोई बता सकते हो रोड मैप जैसा। कोई मॉक इंटरव्यू इन्होंने नहीं दिया था। सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखें, ये इन्होंने सजेशन दिया है। तो अच्छा इंटरव्यू था, अच्छे क्वेश्चन थे। और वैसे भी जॉब में है दोस्तों, अनुभवी होते हैं इन लोगों के इंटरव्यू, हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं जो मतलब बिना जॉब वाले होते हैं। तो मतलब मेरी जॉब लगी थी बट मेरी तो नई नई थी, लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ना उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, जवाब देने की शैली भी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो थैंक यू सर, आपका मतलब बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप सिलेक्शन पाओ, यही हमारी दुआ रहेगी आपके लिए। एक और इंटरव्यूज़ के साथ देख लेते हैं। मंजू मैडम का बोर्ड था और 20 मिनट इनका इंटरव्यू चला, 4 से 4:30 बजे, कल की बात है ये। 10th कब और किस स्कूल से की, मंजू मैडम भी मेरी थी। मंजू मैडम भी बहुत लाइटली इंटरव्यू लेती है ना। 12th सेम स्कूल से करी, कब से और स्कूल का नाम क्या है। स्नातक कहाँ से करी, कब से करी। स्नातक में BSc के बाद में MA हिस्ट्री में क्यों किया, मतलब पहले इन्होंने BSc करी फिर MA हिस्ट्री से किया। आप वर्तमान में क्या कर रही हैं, तो ज़रूर ये टीचर होंगी, तो इसलिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी टीचर से ही पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। कोविड में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण करवाया जा रहा है, बिल्कुल ये टीचर ही है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन कितना सही है और बच्चों को बिना एग्ज़ाम पास किए पास करना सही है क्या, तो दोस्तों क्योंकि सुरक्षा हमारी ज़िंदगी से बड़ी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है। अगर ज़िंदगी की एग्ज़ाम हम लोग पास कर लेते हैं तो आगे बहुत सारी एग्ज़ाम्स आएंगी ज़िंदगी में जो हमें पास कर सकेंगे अगर ज़िंदा रहे तो। इसलिए बच्चों का सुरक्षित भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना, यही सरकार की नीति और यही हमारी नीति होनी चाहिए। तो हम इसे सही ही बोलेंगे कि सर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम बच्चों की ज़िंदगी से रिस्क नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम या फिर बिना एग्ज़ाम के पास करवाना सही है ना, इस माहौल को देखते हुए। आपके MA में प्रतिशत इतना कम क्यों है, क्या बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ अंकों के आधार पर करना सही है ना। तो ये भी नंबरों के आधार पर भी, नंबर के आधार पर हम किसी को थोड़ी इंटेलिजेंट डफर बता सकते हैं। शिक्षण कार्य किस प्रकार करवाया जाता है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल को कैसे विभाजित करोगे, वर्तमान में कौन कौन सा काल चल रहा है। अच्छा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को कैसे विभाजित करोगे, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया। और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है। सरदार पटेल के स्टेचू ऑफ यूनिटी वर्सेस AIMS का क्या करना चाहिए और क्यों।
मतलब एम्स या फिर सरदार पटेल की यूनिवर्सिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, मूर्तियाँ बनानी चाहिए या हॉस्पिटल खोलने चाहिए, और इनमें से क्या करना चाहिए, ये इनसे पूछा गया और क्यों। तो दोस्तों ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। सरकार ने मूर्ति भी बनाई है, सरकार एम्स भी खोलती है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सर मूर्तियाँ बनाना गलत है, इसकी जगह हम इतने पैसे हॉस्पिटल में खर्च करते। दोस्तों अगर ऐसा ही होता ना तो हमारे पूर्वज हमारे लिए कोई हिस्टोरिकल चीज़ नहीं छोड़ के जाते, वो भी अपने जो मतलब सामाजिक कल्याण के कार्य ही करते रहते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति को जीवित रहने के लिए, रखने के लिए, हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सब भी बहुत ज़रूरी है। जितना स्टेचू ऑफ यूनिटी पे खर्च नहीं किया उससे ज़्यादा इन्होंने कमा भी लिया है ना। बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उस एरिया में बढ़े हैं। दूसरी बात रही हेल्थ सेक्टर की, तो बिल्कुल ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर। लेकिन अगर सामान्य सिचुएशन हो तो हेल्थ और टूरिज्म दोनों अपनी जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन अगर कोरोना काल जैसे सिचुएशन हो तो हम कहेंगे कि सर बिल्कुल हेल्थ जैसी सिचुएशन पे हमें इस वक्त, जबकि संवेदनशील सेंसिटिव थोड़ा सा माहौल चल रहा है, इस वक्त हमें हॉस्पिटैलिटी वाली सुविधाओं पे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं भी गलत नहीं है कि कोई यूनिटी मतलब मूर्तियाँ बनाई जाए या फिर देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जाए, ठीक है। ये भी अपनी जगह सही है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, ये इनसे पूछी गई। इतिहास में सबसे अच्छा शासक तो मैंने सम्राट अशोक को बताया, तो फिर ऑब्वियसली अशोक से पूछना था अशोक की नीतियाँ कौन सी है, अशोक की नीतियों का प्रशासन में उपयोग। तो दोस्तों अशोक की नीति पशु वध को रोका था, तो आजकल की सरकार भी पशु वध को रोकने पे जोर दे रही है। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पे बल दिया था, आजकल की सरकार भी दे रही है। अशोक की धम्म की नीति थी, तो वर्तमान में हमारे नीति निर्देशक तत्व भी हम बोल सकते हैं, है ना, मौलिक कर्तव्य धम्म की नीति जैसा ही है ना। सामाजिक सौहार्द को दिया था, तो हमारा आर्टिकल 51 सामाजिक सौहार्द को ही अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है ना। ये सब नीतियाँ हम तुलना में यूज़ कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न मंजू मैडम का, आपको एसडीएम बना दिया जाए तो राजस्थान में महिलाओं के लिए क्या करेगी। ये क्वेश्चन पूछती है मंजू मैडम, मुझसे भी पूछा गया था। महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्त है या नहीं है, महिलाओं की समस्याएं क्या है, ये सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए थे। बिकॉज मैं भी लड़की हूँ, ये भी लड़की हैं जिनका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू बोर्ड सेम मंजू मैडम का था, मेरे से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एक बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 7-8 क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिलेंगे, 7-8 से भी ज़्यादा ही सेम मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपका इंटरव्यू दोस्तों बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, तो अच्छा हुआ है इनका इंटरव्यू, तो ऑल द बेस्ट आपका, मतलब बहुत अच्छी रैंक के साथ भी आप भी अच्छा सिलेक्शन पाओ। और ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका कल इंटरव्यू है, आज इंटरव्यू है, सब अच्छे से करके आना। और हमारे परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।